हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर पी वर्मा। कंपनी लॉ में आज हमारा जो नया टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो बच्चों, इस डॉक्ट्रिन को, इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। अब देखिए, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस वक्त आप एक प्रोस्पेक्टस जो है वो परचेज करते हैं। उसमें एक फॉर्म होता है, वो आप फिल करते हैं। आप लोग जब कोई LIC की किसी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, LIC से आप जुड़ रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप जुड़ रहे हैं, कोई बैंक अकाउंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स पे सिग्नेचर करने होते हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है और बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती है और आपको सिग्नेचर करने होते हैं। वो जो कंडीशंस लिखी होती हैं और नीचे जब आप सिग्नेचर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने उन सारी कंडीशंस को पढ़ लिया है, समझ लिया है, फिर आपने सिग्नेचर किए हैं। अब मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर आपने जो एडमिशन फॉर्म फिल किया है उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई थी और एक कंडीशन उसमें ये भी लिखी हुई है कि आपको जो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी कॉलेज की लाइब्रेरी से, वो आपसे एग्जाम से पहले आपको वो रिटर्न करनी पड़ेगी। ये बात मान लीजिए एडमिशन फॉर्म के ऊपर जिसपे आपने सिग्नेचर किए हैं, सबमिट किए हैं, उस पर ये बात लिखी हुई है। आपने एडमिशन ले लिया, कॉलेज एग्जाम जो है वो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और आपको एक नोटिस आ गया कि भाई आप अपनी बुक्स जमा कराओ। अब आप तो कह रहे हो कि साहब हम कैसे जमा कराएं बुक्स, हम तो एग्जाम के बाद करवाएंगे। अब मान लीजिए कि ये डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच जाए तो कॉलेज की तरफ से ये शो किया जाएगा कि साहब इन्होंने जो सिग्नेचर किए हैं फॉर्म पे, उस फॉर्म के अंदर हमने जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, उस कंडीशन के अंदर ये देखो 8 नंबर पे ये बात लिखी हुई है कि आपकी जो बुक्स है लाइब्रेरी की वो एग्जाम से पहले आपको डिपॉजिट करवानी है। तो ये मना कैसे करें, इनको करवानी पड़ेगी। और आप इस बात पे अड़े हुए हो कि ये बात जो है वो हमें पता ही नहीं थी, तो फिर आपने सिग्नेचर कैसे कर दिए। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि जब आपने सिग्नेचर किए हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, समझा है? मानना ही पड़ेगा, इलाज क्या है, सोचने वाली बात है ना। भाई आपने ट्रेन की टिकट ले ली, ठीक है, आपको गंगानगर से दिल्ली जाना है, लेकिन मान लीजिए कि आप गंगानगर से हरिद्वार वाली ट्रेन में बैठ गए, तो क्या आपको अलग से बताया जाएगा कि भाई जो टिकट आपने ली उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी नंबर कौन सी है, सब कुछ लिखा हुआ है उस पर, लेकिन आप गलत ट्रेन में बैठ गए, तो क्या आपको अलग से बताया जाएगा? या ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि आपने उस टिकट को लिया है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपने पढ़ लिया है, आपने जिस फॉर्म पे सिग्नेचर किए हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ आपने ये पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्या ये मान लिया जाए कि आपने पढ़ लिया है? मानना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सिंपल वर्ड्स में समझिएगा बच्चों कि जब हम कोई डील कर रहे हैं, when you are going to deal with a company, then it is always assumed that you have read the documents of the company. Which documents? Memorandum of association, articles of association, and if the company is a public company, prospectus also. It means if you are going to deal with the company, the court will assume that you have read and understood all the contents of its memorandum, its articles and the prospectus. Even though it has not been, even though आपने उसको नहीं पढ़ा. This is called principle of constructive notice. इसको हम बोलते हैं रचनात्मक सूचना का सिद्धांत या आणविक सूचना का सिद्धांत। मतलब अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में कोई बात लिखी हुई है और आप ये कह दो कि साहब हमने तो इसको पढ़ा नहीं है, तो ये आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं पढ़ा।
कंपनी का बिजनेस है स्टील का, उसके डायरेक्टर आपसे मिलते हैं और कह रहे साहब हमारा तो फाइनेंस का काम है, आपने उनकी बात पे विश्वास करके पैसे दे दिए। क्यों भाई, क्या ओरली डील हो सकती है किसी कंपनी से? इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपने सिग्नेचर किया होगा, और जब आपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किया होगा तो उसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होंगे। अब कल को अगर आप कोर्ट के अंदर ये कहते तो नहीं साहब हमें तो डायरेक्टर्स ने ये बात बताई थी, बताओ कौन आपकी बात को मानेगा? सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कंपनी के रेफरेंस में बात करें बच्चों, सिर्फ कंपनी के रेफरेंस में, तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम जिसको हम बोलते हैं, इनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, any person who is going to deal with the company must have knowledge about the contents of these documents. अगर नहीं है आपको नॉलेज तो कल को कोर्ट में अगर ये मामला चला गया तो मान लिया जाएगा कि आपने इसको पढ़ा है, समझा है, तो ये आपने डील की है। आपकी बात को इसको नहीं माना जाएगा कि साहब हमने पढ़ा नहीं, हमको ये डॉक्यूमेंट मिले नहीं, ये मान लिया जाएगा कि आपने इनको पढ़ लिया। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आणविक सूचना का सिद्धांत है, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है भाई, और आपको अलर्ट करता है कि भाई आपको अगर कंपनी से डील करनी है तो पहले इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। लेकिन हर जगह हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई नहीं होता, हर जगह नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक केस की, फिर हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। केस है बच्चों, केस का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। ये आपका 1856 का मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसी को टर्कवेंट रूल भी कहा जाता है। तो आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया या आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट डू मीन बाय टर्कवेंट रूल, तो ये ध्यान रखिएगा, टर्कवेंट रूल मींस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं केस की। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का जो मामला था बच्चों, इसके अंदर ये जो कंपनी है, जो बैंकिंग कंपनी है, इसको कुछ पैसों की जरूरत थी। तो जो टर्कवेंट भाई साहब हैं, इन्होंने कंपनी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको जो पैसों की जरूरत है वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो कंपनी ने एक बॉन्ड पे, कंपनी बॉन्ड पे टर्कवेंट से कुछ पैसे लेने थे, पर भाई टर्कवेंट जो है वो बहुत ही समझदार आदमी था। इसने कंपनी को सीधे पैसे नहीं दिए, इसने कंपनी के डायरेक्टर से ये कहा पहले आप अपना मेमोरेंडम दिखाओ मुझे। कंपनी ने इसको मेमोरेंडम दिखा दिया, भाई ने अच्छे से मेमोरेंडम को पढ़ लिया और समझ लिया कि जो बात डायरेक्टर कह रहे हैं वो झूठी नहीं है, जिस काम के लिए वो पैसे मांग रहे हैं, जिस बेस पे वो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है कंपनी का। चलो फिर भी भाई ने भी पैसे नहीं दिए, कहा नहीं मेरे को आर्टिकल्स और दिखाओ कंपनी के। कंपनी ने टर्कवेंट को आर्टिकल्स भी दिखा दिए कि भाई ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये भी आप पढ़ लो। अब जब भाई ने आर्टिकल्स पढ़े तो उसके अंदर दो बातें लिखी हुई थी। एक तो ये कि कंपनी अगर कोई भी लोन ले रही है या कोई भी डिबेंचर इश्यू कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्लस जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये अथॉरिटी है कि ये काम लास्ट में वो करेंगे, लोन लेने वाला काम। तो ये बात भी टर्कवेंट ने पढ़ ली। तो टर्कवेंट ने कहा भैया आप ऐसा है कोई मीटिंग वोटिंग कर लो और उसके बाद में आप पैसे ले लो मेरे से। डायरेक्टर्स ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, आप चिंता मत करो। अब टर्कवेंट देखो समझता है, देखो भाई डायरेक्टर्स ने कह दिया कि हमारी मीटिंग हो चुकी है, और आर्टिकल्स में ये भी बात लिखी हुई थी कि लोन लेने की जो अथॉरिटी है वो किसकी है, डायरेक्टर्स की है। तो टर्कवेंट ने कंपनी बॉन्ड पे, डायरेक्टर्स के इंडिविजुअल नेम पे नहीं, कंपनी बॉन्ड पे जो है उन डायरेक्टर्स को वो पैसा दे दिया। जितनी ड्यूरेशन के लिए पैसा दिया था, जब वो ड्यूरेशन खत्म हो गई तो डायरेक्टर्स तो लगभग चेंज हो गए होंगे। जब टर्कवेंट ने कंपनी से पैसा मांगा तो कंपनी ने पैसा देने से इनकार कर दिया और कंपनी ये कहती है भाई हमारा कभी जनरल मीटिंग हुई ही नहीं और उस जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं, भाई ना तो मीटिंग हुई ना ही कोई रेजोल्यूशन पास हुआ। तो आप जो डायरेक्टर्स है ना उनसे पर्सनली आप मांगो, कंपनी
कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब बेचारा टर्कवेंट तो फंस गया। टर्कवेंट ने शूट फाइल किया कंपनी के अगेंस्ट। अब देखिएगा टर्कवेंट का जो एडवोकेट है, कितना इंटेलिजेंट एडवोकेट रहा होगा, उसने दो क्वेश्चन अराइज किए कोर्ट के सामने। एक तो ये कि आउटसाइडर आप किसको मानते हैं, कंपनी का इंटरनल पार्ट किसको मानते हैं, एक तो ये था। दूसरा कि अगर कोई पर्सन आउटसाइडर है तो उसकी कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है उसकी नॉलेज की मैक्सिमम एक्सटेंट क्या होगी। दो बातें सामने थी कोर्ट के ऑन द बिहाफ ऑफ द टर्कवेंट कि एक तो ये बताओ कि आउटसाइडर या मेंबर किसको मानते हैं, भाई यानी कि जो टर्कवेंट है उसका स्टेटस क्या है, वो एक आउटसाइडर है या कंपनी का मेंबर है, इसको आप क्या मानोगे। दूसरा कि अगर ये आउटसाइडर है तो किन किन बातों की नॉलेज एक आउटसाइडर को हो सकती है। अब ये मामला आपका इस केस के अंदर ये जो दो फैक्टरिंग इशू थे मोटे मोटे, तो सबसे पहली बात तो ये डिसाइड हुआ कि भाई जो टर्कवेंट था वो एक कंपनी का मेंबर नहीं था, वो एक आउटसाइडर था। तो मेंबर किसको बोलेंगे, जिसको कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और कंपनी रजिस्टर में जहां मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं उनके उसका भी नाम क्या उसके अंदर है क्या, तो इसका नाम तो नहीं था। क्यों, क्योंकि इसको खाली डिवेंचर इशू हुए थे। तो ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी, ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। तो इट वॉज डिसाइडेड कि टर्कवेंट जो था वो कंपनी का एक आउटसाइडर था। चलो ये बात क्लियर होगी। अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो कंपनी थी उसकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि जब इस भाई ने मेमोरेंडम पढ़ लिया, जब इस भाई ने आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो इस भाई को ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए कंपनी की मीटिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन यहां पे जब ये डिसाइड हो गया कि ये आउटसाइडर था, तो इसके वकील ने ये कहा कि साहब एक बात बताओ कि जो आउटसाइडर है, क्या हमारा कंपनी लोग इस बात को परमिट करते हैं कि आउटसाइडर भी मीटिंग में आएगा? क्योंकि अगर मीटिंग में गए हैं तो ही तो हमें पता होगा ना कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है। भाई मीटिंग हुई भी है कि नहीं हुई है, ये तो तभी पता होगा जब हम उसके मेंबर होंगे। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि टर्कवेंट एक आउटसाइडर था, ना तो इसको मीटिंग में बुलाना जरूरी था और ना ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको नॉलेज रही होगी कि भाई मीटिंग हो रही है कि नहीं। तो चलो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाए दूसरी बात कि जो आउटसाइडर है उसकी लास्ट एक्सटेंट क्या है, किन किन बातों की नॉलेज हो सकती है। तो अब इंटरनल पार्ट है नहीं, मेंबर है नहीं, मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मीटिंग हुई कि नहीं हुई, ये टर्कवेंट को पता नहीं लग सकता था। इट मीन्स an outsider cannot be assumed, cannot be expected to have knowledge about the internal affairs of the company. This is called doctrine of indoor management. कि जो आउटसाइडर है हम उससे ये आशा नहीं कर सकते कि उसको कंपनी के आंतरिक मामलों की जानकारी होगी। अरे भाई है वो आउटसाइडर तो कैसे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा हमारा फैक्ट इशू जो केस हमारा पॉइंट था कि भाई टर्कवेंट को किन किन बातों की नॉलेज हो सकती थी, तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है या कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, उनकी नॉलेज तो टर्कवेंट को हो सकती थी। लेकिन मीटिंग के अंदर क्या हुआ ये इसको पॉसिबल नहीं था इसके लिए जानना। क्यों इसको बताएगा, बताने वाले तो डायरेक्टर्स थे, भी क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, और उन्होंने झूठ बोल के पैसे ले लिए इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात हमारे सामने ये आई कि इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द कंपनी, it is always expected that you have knowledge about the internal affairs of the company. But if you are the outsider, it cannot be expected to have knowledge about the internal affairs of the company. This is called doctrine of indoor management. तो अब बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो एक रूल है या एक्सेप्शन है, तो हमेशा याद रखिएगा इट इज नॉट ए रूल, इट इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन अगर है तो कोई रूल भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि कोई रूल होगा तो उसी का एक्सेप्शन होगा। तो रूल क्या है, रूल है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जनरली हम ये मानते हैं कि भाई अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आपको सारी बातों की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप आउटसाइडर हो तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल अफेयर्स की आपको जानकारी हो।
तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना बच्चों। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने जो है वो ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट ए रूल, इट इज एन एक्सेप्शन। चलिए आपको समझ में आ गया कि अगर कोई आउटसाइडर है तो भाई हम उससे ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए एक सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप कॉलेज में जब क्लास में जाके बैठते हैं तो एक टीचर आपको आता है और आके पढ़ा के चला जाता है। अब क्या मानते हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा के गया है क्या अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है? क्या आपने कभी अपने टीचर से पूछा कि सर हम तो आपसे तभी पढ़ेंगे जब आप अपने डिग्री सब आप हमें दिखाओगे? तो आप तो ये मानते हो ना, आप तो ये मानते हो कि जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो टीचर्स रखे हैं सारे एक्सपर्ट ही होंगे अपने सब्जेक्ट के। तो क्या हर बात की नॉलेज हर पर्सन को होना जरूरी है क्या? कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती। यही बात यहां टर्कवेंट के साथ हुई। टर्कवेंट एक तो इंटरनल पार्ट नहीं था कंपनी का, दूसरा उसने आर्टिकल्स के अंदर ये बात पढ़ ली थी कि भाई जो लोन लेने की जो लास्ट अथॉरिटी है वो डायरेक्टर्स ही है। उस बेचारे ने वैसे हिसाब से काम किया, लेकिन बाद में ये बात डिस्क्लोज हुई कि उसके साथ तो चीटिंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करके एक्चुअल में किसको बचाया गया? टर्कवेंट को बचाया गया। और टर्कवेंट क्या था? आउटसाइडर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से जो मैंने आपको अल्ट्रा वायरस बताया था वो किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो इसके फायदे क्या क्या है। तो मैंने 3 बातें इसमें लिखी है। प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स यानी कि प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स, पहली चीज। दूसरा, हेल्प स्मूथ एंड इजी वर्किंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग कंपनी से डील करते हैं अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो फिर तो ये बात होती कि भाई आपको हर बात की नॉलेज होनी चाहिए, क्यों नहीं आपने की, तो बेचारा हर कोई बंदा फंस जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी से डील करने वाले हैं, स्पेशली जो डिवेंचर होल्डर्स हैं जिनको कंपनी के मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो मेंबर तो है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट हैव स्मूथ एंड इजी वर्किंग। तो ये दोनों के फायदे के लिए है, आउटसाइडर्स को भी प्रोटेक्ट करता है और कंपनी को भी इसका फायदा है। इंप्रूव्स मार्केट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडोर मैनेजमेंट जब आउटसाइडर को बचा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब बाहर के लोगों का किसी कंपनी के साथ डील करने से उनका जो मतलब एक जो एप्रीहेंशन, एक डर है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक फायदे हैं। जनरली इस तरह की बातें अगर अपन कहीं कोई ऐसे टाइप कोई आंसर लिख रहे हैं तो काम आ लगती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका नहीं बनता। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा टर्कवेंट रूल किसको बोलते हैं, तो इस पूरी केस का नाम ध्यान रखिएगा। ये इंडोर मैनेजमेंट का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये इंडोर मैनेजमेंट खुद एक रूल है या किसी रूल का एक्सेप्शन है। अब आ जाते हैं बच्चों कि क्या इंडोर मैनेजमेंट भी हर हाल में अप्लाई होगा ही होगा? भाई मान लो आप आउटसाइडर हो तो क्या ऐसी सिचुएशन में हर हाल में इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाएगा? तो अब यहां देखिए एक नई समस्या आ गई। भाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल है, एवरीबॉडी नोज, उसका एक्सेप्शन आपका इंडोर मैनेजमेंट है, लेकिन ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है भाई, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ए डाइंग कंसेप्ट, इज ए डाइंग कंसेप्ट। जैसे बिजनेस लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि केवियट एम्प्टर इज ए डाइंग कंसेप्ट। भाई क्रेता सावधान, बायर बिहेवियर जो है वो आजकल जरूरत नहीं है, आजकल तो सेलर को हर बात बतानी पड़ती है ना। तो इसी तरह से ये जो आपका इंडोर मैनेजमेंट है ना, कुछ लोग इसके बारे में भी कहते हैं कि ये तो एक डाइंग डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कोई ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो कहां कहां पे आपका इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा? तो आप देखिएगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सेप्शंस लिखे हैं। अब आप फिर कंफ्यूज मत होइएगा। एक रूल है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का,
उसका एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट, और हम इंडोर मैनेजमेंट के भी हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन देखिएगा, पहला है इन केस ऑफ फोर्जरी। तो जो बच्चे सीए सीएस कर रहे हैं वो तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत बार केस स्टडी आ चुकी है। आप अपना प्रैक्टिस मैनुअल चेक कर लें, ये आपको केस मिल जाएगा, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड कंपनी 1906 का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है रूबेन का। तो यहां पे ये बताया गया है कि अगर मामला फोर्जरी का हो यानी कि जालसाजी का हो, तो मैं यहां पर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वहां थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, फ्रॉड एंड फोर्जरी। मैं एक्स के पास गया, मैंने उसको ये कहा, मैं क्या आपके फादर जो है ना उनको मैंने 10,000 रुपए दिए थे और अब तो यार उनकी डेथ होगी और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। तो मैंने क्या किया, उस बच्चे के दिमाग में, उस पर्सन के दिमाग में ये बात डाल दी कि मैंने उसके फादर को 10,000 रुपए दिए ही थे। उसने कहा अंकल आप कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, एक चेक निकाला 10,000 का चेक बना के और मेरे को दे दिया साइन खुद करके। अब बताओ एक्चुअली में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि मैंने उसके फादर को कभी पैसे कुछ दिए हो, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठा, इसके फादर की डेथ हो गई है और मैं इसको जाके कह दूं। इट इज ए केस ऑफ फ्रॉड। मैंने उसके साथ क्या किया, फ्रॉड किया, यानी कि धोखाधड़ी करके और मैंने उससे 10,000 रुपए निकलवा लिए। लेकिन अब आप दूसरा मामला देखो, मैं किसी के घर गया, मुझे उसकी चेक बुक मिल गई, उसमें से मैंने एक चेक निकाल लिया। अब मेरे को पता है कि उसके सिग्नेचर कैसे हैं और मैंने क्या किया, खुद वो चेक तैयार कर लिया। फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, दिस इज कॉल्ड फोर्जरी। तो एक तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये फ्रॉड नहीं फोर्जरी की बात हो रही है, जालसाजी की बात हो रही है। तो जालसाजी का मामला जो है वहां पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा, इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो इसके फैक्ट समझिएगा, फिर आपको ये बात क्लियर होगी। इसके अंदर ये था कि मैंने कंपनी से कुछ शेयर्स खरीदे। अब मैं कंपनी में गया कि साहब मेरे पास ये अलॉटमेंट लेटर आया है और मेरे को एक शेयर सर्टिफिकेट आप इश्यू कर दो। तो कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे किससे मिलना था, कंपनी सेक्रेटरी से मिलना था। तो मैं कंपनी सेक्रेटरी साहब के पास गया, मैं कहा सचिव साहब ये आप एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर देंगे। अब उन्होंने जो मेरे को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना था उसके ऊपर 3 लोगों के सिग्नेचर थे, एक तो सेक्रेटरी के थे और 2 डायरेक्टर्स के थे। भाई ने कहा मैं डायरेक्टर साहब के सिग्नेचर करवा लाता हूं, और वो कोई साथ वाले कमरे में गया, वहां पे 2 सिग्नेचर उसने खुद नहीं मारे और आके और मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। मैं 1-2 साल बाद जब भी मैं अपना डिविडेंड लेने कंपनी में पहुंचा तो पता लगा कि भाई मैंने कभी पे तो किया ही नहीं। मैंने कहा साहब मेरे पास तो शेयर सर्टिफिकेट है। वो कहते जी ये तो सिग्नेचर ही फर्जी है। अब बताओ मेरे साथ क्या हुआ, जालसाजी हुई कि नहीं हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई भले ही मैं उस कंपनी का मेंबर हूं, लेकिन क्या यहां पे सोचने वाली बात है, क्या यहां पर मेरे को पता है क्या मेरी कंपनी का सचिव क्या कर रहा है, सोचने वाली बात है, मेरे को पता है क्या। तो हकीकत भी यही है भाई, वो तो एक उनका मैनेजमेंट का पार्ट था। मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर थोड़ी हूँ मेरे को हर चीज की नॉलेज होगी। मैं बस खाली शेयर होल्डर ही तो हूँ। अपना डिविडेंड लेने गया और आगे ये प्रॉब्लम होगी। अब ये मामला कोर्ट के अंदर आया। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी कि भाई यहां पे मेरे साथ हुआ तो गलती है भाई, मेरे साथ एक जालसाजी हुई, लेकिन मेरे साथ हुआ तो गलती है ना। तो इस गलत हुआ तो इसका मतलब मेरे को मेरा फायदा मिलना चाहिए भाई। जो पैसे मैंने दिए हैं, जो पैसे मैंने लगाए हैं, वो पैसे भी मुझे मिले और मेरा डिविडेंड भी मिले। लेकिन कंपनी ये कह रही है कि साहब हमने कोई शेयर सर्टिफिकेट इसको इश्यू ही नहीं करा। तो यहां गड़बड़ क्या हो गई। कंपनी भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूं। तो यहां पे गलती किसने की, यह गलती की सेक्रेटरी ने। और सेक्रेटरी की गलती है, और सेक्रेटरी किसके लिए काम करे, कंपनी के लिए काम करे। तो बताओ कंपनी यहां मुझे पे करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फायदा हो रहा है और कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो बताओ इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मैं तो आपको एक्सेप्शन बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, मेरे को तो रेमेडी मिलेगी, पर कंपनी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। एक्सेप्शन का मतलब भाई इंडोर मैनेजमेंट अगर लग रहा है
तो आउटसाइडर या जो भी एग्रीड पार्टी है उसका फायदा और कंपनी का नुकसान। और जब हम एक्सेप्शन की बात करें तो कंपनी का फायदा और जो एग्रीड पार्टी है उसका नुकसान। पर ये पॉइंट आपका ऐसा है जिसमें कंपनी की भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही और जो एग्रीड पर्सन है उसको भी रेमेडी मिल रही है, इसलिए ये पॉइंट आपका बाकी सबसे अलग होगा। अब यहां पर एक छोटा सा आप और प्रिंसिपल समझे। एक जब अपन लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ते हैं बच्चों तो उसके अंदर एक वाइकेरियस लायबिलिटी का चैप्टर है, तो वहां पे आप पढ़ते हो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेन फंक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ नॉन सॉवरेन फंक्शन, संप्रभु कार्य और असंप्रभु कार्य। ये एक मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, ओल्ड कंसेप्ट है, लेकिन बहुत जगह एप्लीकेबल है। अगर कोई ऐसा काम है जिस काम को पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है तो भला ही वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए कर रहा है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन ही उस काम को कर सकता है तो उस काम के लिए उसी की लायबिलिटी मानी जाएगी, दूसरों की नहीं मानी जाएगी। और अगर वो पर्सन है कोई ऐसा काम कर रहा है जो क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है तो उसी की लायबिलिटी मानी जाएगी, दूसरे की नहीं मानी जाएगी। तो बताओ यहां पे सेक्रेटरी ने मेरे साथ क्या किया, फोर्जरी की, तो फोर्जरी क्या एक क्राइम है। और दूसरा सेक्रेटरी का जो काम है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, सेक्रेटरी का काम सॉवरेन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, और उसके काम के लिए कंपनी लायबल नहीं थी, तो मेरे को तो मेरी रेमेडी मिली, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। इसलिए पहला आपका एक्सेप्शन आ गया कि अगर फोर्जरी का मामला है तो इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई, आपको रेमेडी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो ये रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंजर कंसोलिडेटेड लिमिटेड कंपनी का जो मामला है इसके फैक्ट्स अच्छे से दिमाग में बिठा लें। चलिए अब उसके बाद में साथ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अब नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी में आप देखिएगा कि एक भाई मैं किसी कंपनी से कोई डील कर रहा हूं और उस कंपनी के बारे में कई दिनों से न्यूज़पेपर्स में ये छपता आ रहा है कि इसकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके आपस में डिस्प्यूट है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कभी इन सालों में कोई मीटिंग नहीं की, ठीक है। और मैं जब भी कंपनी में जाता हूं, कोई उसके बारे में सुनता हूं या जो भी मैं उसके लोगों से मिलता हूं, मेंबर से मिलता हूं, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे कंपनी ने आज शेयर की इश्यू की और आज की आज लॉट की, जबकि अपने को पता है 5वें दिन से पहले कंपनी शेयर लॉट नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं एक इरेगुलरिटी है, प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। इसके बावजूद भी अगर मैं कंपनी से डील कर लूं, भी अगर मेरी जगह आप होते तो आप 1 मिनट में पकड़ लेते कि साहब ये तो कहीं ना कहीं तो काम गड़बड़ है, इरेगुलर है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा चल छोड़ दिया। तो यहां पर अगर ये प्रूव हो जाए कि साहब इसको इरेगुलरिटी का पता था, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि भाई कंपनी की जब मीटिंग अनाउंस होती है तो 21 दिन से पहले मीटिंग नहीं हो सकती। कुछ एक एक्सेप्शंस है, वो अपन मीटिंग का चैप्टर जब करेंगे तो उसमें देखेंगे। जनरल सेंस में अगर बात करें तो 21 दिन से पहले मीटिंग नहीं हो सकती। पर मेरे को ये बात कैसे पता लगी कि परसों कंपनी ने मीटिंग अनाउंस की थी और आज मीटिंग कंपनी जो आज मीटिंग कर रही है, तो यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। मेरे को ये बात पता है, फिर भी मैं कंपनी पे उसके डायरेक्टर्स पे विश्वास करके डील कर रहा हूं, तो भैया मेरे को इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। नेग्लिजेंस भी, जब हम कंपनी से डील करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे इस बात के हिंट भी मिलते रहे हैं कि आप ये चीजें पता करो। आर्टिकल्स में भी ये लिखा हुआ है कि ये काम इस तरह से होगा, लेकिन मैं नेग्लिजेंट हूं। ये समझ लो कि आलसी हूं। मैंने तो जो जैसे मेंबर्स ने, डायरेक्टर्स ने जो उसके अधिकारी थे वैसे काम, मैं तो बस वैसे करता गया, अपनी तरफ से मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। अगर ये चीज भी प्रूव होगी बच्चों तो इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अल्ट्रा वायरस एक्ट, डायरेक्टर्स ने आके ये कह दिया कि साहब हमारी तो फाइनेंस की कंपनी है और आप पैसा दो, हम आगे फाइनेंस करते हैं, इतना इतना इंटरेस्ट हम आपको पे करेंगे, बहुत मोटी कमाई है। मैंने मेमोरेंडम पढ़ा ही नहीं, मैंने आर्टिकल्स पढ़े ही नहीं, मेरे को कंपनी लोग की नॉलेज ही नहीं है, और कंपनी ने जो काम किया है वो क्या है, अल्ट्रा वायरस है। तो भैया अल्ट्रा वायरस एक्ट अगर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के अगेंस्ट होगा। तो आपको चलो अंदर की बात नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना।
इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में देखिएगा एक्टिव पार्टी इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। यहां पर भी जो सीएस स्टूडेंट्स हैं, सीएस के स्टूडेंट्स हैं, केस ध्यान रखिएगा। टीआर प्रेट लिमिटेड का मामला है आपका, ये आपको मिल जाएगा किसी भी किताब के अंदर। ए कंपनी ने बी कंपनी को कुछ पैसा उधार दिया, बाद में दोनों कंपनीज के बीच में पैसे के लेन देन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट अराइज हो गया, मामला कोर्ट के अंदर आ गया। तो कोर्ट के अंदर ये बात सामने आई कि ए कंपनी ने बी कंपनी को बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आर्टिकल्स के अंदर भी नहीं लिखी हुई थी और वो डिस्क्लोज नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कंपनी को जो बातें आर्टिकल्स में लिखी हुई थी वो तो पता ही थी, मेमोरेंडम में लिखी थी वो भी पता थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो ए कंपनी को पता थी, उन्होंने बी कंपनी को जानबूझ के नहीं बताया। तो बी कंपनी उन चीजों के लिए आउटसाइडर हुई कि नहीं हुई? तो यहां पे बी कंपनी ने इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने फायदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो ही ए कंपनी के भी डायरेक्टर्स थे। इसका मतलब भाई इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो ए कंपनी के ही मैनेजमेंट का पार्ट है, तो यहां पर भी इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिला। अब एक बड़ा अजीब सा मामला था। एक एक्स कंपनी का अकाउंटेंट जो है वो वाई कंपनी के पास गया और एक्स कंपनी की एक प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज करके और वाई कंपनी से कुछ पैसा ले आया। बाद में जब वाई कंपनी ने एक्स कंपनी से वो पैसा वापस मांगा और ये कहा भाई आप अपनी प्रॉपर्टी के ये डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, तो पता लगा कि कभी कंपनी ने ऐसा तो कहा ही नहीं। उसने कहा कि भाई ये देखो आपका जो अकाउंटेंट है उसके सिग्नेचर है। तो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को कहा भी आप एक बात बताओ कि ये जो अकाउंटेंट है क्या आपने उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी देखी थी क्या कंपनी ने अपने अकाउंटेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी भी तू ये काम कर? तो यहां पे उस अकाउंटेंट ने जो काम किया था वो क्या था? उसकी अथॉरिटी से परे था। तो अगर कोई आपसे डील कर रहा है और ये कह रहा है कि साहब मेरे को किसी ने किस कंपनी ने कहा है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी देखोगे कि नहीं देखोगे? आपने नहीं देखी तो ये गलती आपकी है, इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों आपका एक सिंपल सा प्रिंसिपल था। दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्कुएंट रूल। तो समझिएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिंसिपल, उसका एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट, और फिर इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस है। 3-4 इंपोर्टेंट केस मैंने आपको बताए, जैसे रॉयल नोटिस बैंक वाला मामला तो ये तो इसका लीडिंग केस है। रूबेन का मामला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टीआर प्रेट का मामला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपको एआईआर से कुछ लेटेस्ट केस आप गूगल पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, खूब केसेस आपको इंडोर मैनेजमेंट पे मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। और फिर आपसे यही निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आपका फायदा हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे लेक्चर से आपको फायदा है, तो आप भी मुझे कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। दिस इज आरपी वर्मा फ्रॉम श्री गंगानगर, राजस्थान। थैंक यू।